Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 2 that is marketing decisions part 1 TY BCom Commerce 5 मार्केटिंग कर रहे हैं हम बच्चों। जहाँ पर आज के इस लेक्चर में जो कि सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम करने वाले हैं प्रोडक्ट डिसीजंस के बारे में, यानी कि प्रोडक्ट के जो सब वेरिएबल्स हमने देखे थे बस उन सब वेरिएबल्स की कुछ स्टडी हम आज डिटेल में करेंगे। सुनने को लिखने को तो बड़ा ही आसान सा शब्द लगता है ये प्रोडक्ट, लेकिन इसको बनाने के बाद इसको बेचना, इसके कई सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलो बिना वक्त ज़ाया किए हम इस प्रोडक्ट डिज़ाइन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज़ के अंदर जहाँ प्रोडक्ट मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर दोनों को ही प्रोडक्ट के ऊपर कई सारे एरियाज़ में जो है वो डिसीजन लेना होता है, तो वो कई सारे एरियाज़ में से एक एरिया है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर को एक्सेप्टेंस के लिए। यानी कि अगर इस प्रोडक्ट को इस शेप में, इस डिज़ाइन में मैंने बनाया है तो ये कस्टमर को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इसको बनाने के पीछे जो दिमाग लगा हुआ है उसको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट डिज़ाइन सोचना होता है। नाउ प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट को बनाते हो। यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर का रोल होता है कि आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करे, इन तीनों चीज़ को कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट को बनाए। मैनेजर्स मस्ट बी प्रोएक्टिव इन डिज़ाइनिंग एंड रीडिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट। मैनेजर को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए जब प्रोडक्ट को डिज़ाइन या रीडिज़ाइन किया जा रहा है। द इफेक्टिव प्रोडक्ट डिज़ाइंस मैनेजर्स नीड टू कंडक्ट। अब इफेक्टिव प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए मैनेजर को क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है मार्केटिंग रिसर्च टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स प्रेफरेंस। मार्केटिंग रिसर्च क्यों? हम कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को समझेंगे। प्रोडक्ट डिज़ाइन आप ऐसे ही नहीं बना सकते, आपको कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को समझना होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं टू कम अप विथ इनोवेटिव डिज़ाइंस एंड टू मॉडिफाई द डिज़ाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं? R&D करते हैं ताकि हम पता लगा सके कि कस्टमर क्या प्रेफर करते हैं और किस तरीके से हम एक इनोवेटिव डिज़ाइन के साथ या फिर प्रोडक्ट जो एग्जिस्ट करता है उसी के डिज़ाइन को हम मॉडिफाई कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स या फिर प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। Marketer should decide whether to concentrate on one product or deal with the product mix or product line. Marketer यहाँ पर क्या करता है? डिसाइड करता है कि या तो हम एक प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें या तो प्रोडक्ट मिक्स या प्रोडक्ट लाइन के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करें। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या आता है? अ सेट ऑफ प्रोडक्ट विच अ मार्केटर मे ऑफर टू दी मार्केट। अ सेट ऑफ प्रोडक्ट, एक ऐसे सेट ऑफ प्रोडक्ट जो हम मार्केटर एज अ मार्केटर मार्केट को ऑफर करते हैं। जैसे कि अ फर्म में ऑफर फूड प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज, डिटर्जेंट्स एंड सो ऑन। प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड प्रोडक्ट्स। जब हम बात करते हैं सेट ऑफ प्रोडक्ट्स की, जहाँ पर एक फर्म है जो कि फूड प्रोडक्ट भी बेच रही है, जो कि टॉयलेटरी भी बेच रही है, डिटर्जेंट्स भी बेच रही है एंड अदर प्रोडक्ट्स भी बेच सकती है। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन की, तो प्रोडक्ट लाइन यानी कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि अ फूड आइटम्स प्रोडक्ट लाइन में इंक्लूड मिल्क पाउडर, में इंक्लूड हेल्थ ड्रिंक, में इंक्लूड फ्रूट जूस, में इंक्लूड कन्फेक्शनरी। ये सब आता है हमारे फूड आइटम्स के अंदर। अब कुछ फर्म है जो कॉन्सेंट्रेट करेगी सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, मे बी टू कॉन्सेंट्रेट ऑल देयर एफर्ट्स ऑन दैट प्रोडक्ट और मे बी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। कुछ फर्म्स होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस कर रही है क्योंकि हम चाहते हैं ये सिंगल, ये कोर प्रोडक्ट के ऊपर ही सारा एफर्ट्स दे दे। या फिर कुछ फर्म रिसोर्सेज ना होने के कारण भी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करती है। Now other firms may go for a product mix, especially FMCG. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ फर्म्स प्रोडक्ट मिक्स पे फोकस करती है, जैसे कि FMCG की अगर हम बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसी कंपनी क्या करती है? प्रेफर करती है प्रोडक्ट मिक्स इन ऑर्डर टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू जनरेट हायर रिटर्न्स। हमको सारे रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करना है और उसके साथ साथ उसके ऊपर रिटर्न्स भी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। There comes the third element, that is your product packaging. Now marketers should design the proper packaging and as packaging serves various purposes, पैकेजिंग के ऊपर भी फोकस किया गया है, पैकेजिंग के डिज़ाइन पर भी फोकस किया गया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पैकेजिंग का पर्पस क्या है। एक तो हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, दूसरा हम प्रिजर्वेशन चाहते हैं और चाहते हैं प्रोडक्ट का प्रमोशन। प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पैकेजिंग। नो पैकेजिंग डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कंज्यूमर का नेचर क्या है, हमारे कस्टमर्स का नेचर क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके का है। फॉर इंस्टेंस, इफ द प्रोडक्ट इज मेंट फॉर अपर क्लास ऑडियंस देन द प्रोडक्ट पैकेजिंग मस्ट बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड अट्रैक्टिवली डिजाइन। अगर हमारा प्रोडक्ट बना ही अपर क्लास के लिए है तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, उसकी जो पैकेजिंग होगी अपर क्लास ऑडियंस के हिसाब से क्वालिटी पैकेजिंग होगी।
एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो हम मेक श्योर करते हैं कि उसकी जो पैकेजिंग हो वो बायोडिग्रेडेबल हो, रिसाइकलेबल हो, या फिर उसकी पैकेजिंग को हम वापस से क्या कर सके, रीयूज़ कर सके। रीयूजेबल पैकेजिंग इज नाउ द ऑर्डर ऑफ द डे। तो प्रेजेंटली हम रीयूजेबल पैकेजिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। There comes your product labeling, wherein labeling indicates the contents of the product। अब प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबलिंग होती है, जो पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग होती है, हम उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स यानी कि इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं हम उसको क्या करते हैं, लेबल के ऊपर मेंशन करते हैं। पैकेजिंग के साथ साथ लेबलिंग भी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। डेवलप कंट्रीज इंसिस्ट ऑन सर्टेन इंस्ट्रक्शंस ऑन द प्रोडक्ट लेबल। जो डेवलप नेशंस होते हैं वो बोलते हैं कि आपको प्रोडक्ट की लेबल के ऊपर इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है डेवलप नेशंस के अंदर कि आपको जो लेबल कर रहे हो उसके ऊपर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना हमारे टारगेट ऑडियंस को बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे कि हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो कई बार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूरोपियन यूनियन इंसिस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड ऑन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स। ऑल्सो ऑन पैकेज फूड प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी लेबल। मेडिसिन के ऊपर हमेशा आप देखो तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखा ही होगा, उसका डोसेज कितना लेना है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस होता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए उसका भी इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है। European Union insists that labeling must be done in at least 4 major languages spoken in European Union। अब यहाँ पर EU का कहना है कि जो आप लेबलिंग कर रहे हो ना, जो भी लिख रहे हो उसके ऊपर ये जो लिखा हुआ होना चाहिए ये 4 मेजर लैंग्वेज में होना चाहिए जो कि यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वो लैंग्वेज है इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच एंड जर्मन। इवन इन इंडिया इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव मल्टीलिंगुअल लेबल्स स्पेशली इन द केस ऑफ मेडिसिन। इंडिया में भी ये जो रूल है वो लागू है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज यानी मल्टीलिंगुअल होना चाहिए जब आप इंस्ट्रक्शंस अपने लेबल के ऊपर देते हो, क्योंकि हमारी 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, उनमें से अगर आप चाहो तो 4 से 5 ऐसी लैंग्वेजेस लिखो। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, आपके कस्टमर का नेचर क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जोग्राफिकली डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग के ऊपर सर्टन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। देन वी हैव गॉट प्रोडक्ट प्राइसिंग। Products must be properly priced. Marketers should consider important factors while pricing the product. प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होनी चाहिए इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। देखो हमने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली है, अगर अपर क्लास है तो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस भी अकॉर्डिंगली होगा, अगर मिडिल क्लास है अकॉर्डिंगली अफोर्डेबल होना चाहिए। सिमिलरली फॉर लोअर इनकम ग्रुप उनके हिसाब से हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करते हैं। अब जब सेट करते हैं तो कई सारे फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं, जैसे कि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, बनाने के पीछे खर्चा कितना लगा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, कंपटीशन में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे पास में, नेचर क्या है प्रोडक्ट का, नेचर क्या है कंज्यूमर का, और फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। अब मार्केटर यहाँ पर सही मेथड यूज़ करता है अपने प्राइसिंग के लिए, करना ही होगा उसको। तो जो मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं 2 टाइप के मेथड है। एक तो कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड है जहाँ पर हम मार्कअप प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। वही दूसरी जगह हमारे पास मार्केट ओरिएंटेड मेथड्स है जहाँ पर हम गोइंग रेट प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइजेस को सेट करने के लिए। ये प्राइजेस क्या होते हैं आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर में मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। कमिंग बैक टू आवर डिसीजन एरिया ऑफ प्रोडक्ट, हमारा 6th पॉइंट हमको बोलता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरीके से पोजिशन करते हो कि वो एक डिस्टिंक्ट इमेज, एक यूनिक इमेज क्रिएट करता है इन द माइंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, चाहे वो ब्रांड के लिए हो चाहे वो आपके प्रोडक्ट के लिए हो, जो कि कंपीटिंग ब्रांड्स के बीच में यूजुअली होता है। Now the marketer should adopt an effective positioning strategy in order to create a distinct and favorable image in the minds of the target customers। Positioning किस बेसिस पर होती है? प्रोडक्ट के फीचर्स, उसका यूसेज क्या है, उसका प्राइस क्या है, और ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं मार्केट में। Then we have product promotion, wherein the marketer has to resort to promotional activities to inform and to induce the target customers to purchase the product। प्रोडक्ट की प्रमोशन इसीलिए की जाती है जहाँ पर हम कस्टमर्स को इंड्यूस करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करें, खरीदे। एंड इफेक्टिवली प्रमोटेड प्रोडक्ट कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। अगर आपका प्रमोशन अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकेगा। इफेक्टिव है यानी कि जिसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है ऑडियंसेस के माइंड पर, तभी जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकेगा।
Therefore, a firm must decide about the promotion mix, which includes advertising, sales promotion, sponsorship, personal selling, publicity and so on. तो यहाँ पर फर्म को ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है whenever they are thinking about the promotion mix. देन लेट अस टॉक अबाउट प्रोडक्ट वारंटी. वारंटी क्या होती है? गारंटी है, एक एश्योरेंस है किसकी तरफ से? मैन्युफैक्चरर की तरफ से, दैट द प्रोडक्ट विल परफॉर्म एज स्टिपुलेटेड. यानी कि मैंने 1 साल की वारंटी दी है, 1 साल तक ये प्रोडक्ट आपको कोई दिक्कत नहीं देना चाहिए. 2 साल की वारंटी है, 2 साल तक प्रोडक्ट आपको दिक्कत नहीं देना चाहिए. तो वो स्टिपुलेटेड डिफाइंड टाइम पीरियड तक की आप एक वारंटी देते हो. जब मार्केटर जो है वो डिसाइड करता है पीरियड ऑफ वारंटी, नेचर ऑफ वारंटी, वेदर ऑन द एंटायर प्रोडक्ट और सर्टन पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट. अब ये वारंटी जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं 2 एस्पेक्ट पे है, या तो प्रोडक्ट के कुछ पार्ट्स के ऊपर हम वारंटी रखें, या तो एंटायर प्रोडक्ट के ऊपर हम वारंटी दे देते हैं अपने कस्टमर्स को. If the marketer sells in different markets, he may have to decide either to give the same warranty in all markets or to customize for each market or region. अब अगेन अगर आप अलग अलग मार्केट में सेल कर रहे हो, यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जा रहे हो, तो यहाँ पर मार्केटर का डिसीजन होता है क्या मेरी सेम वारंटी जो है वो सारे कंट्रीज़ में, सारे मार्केट्स में सेम होनी चाहिए, या फिर मुझे अपनी वारंटी को कस्टमाइज़ करना है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग वारंटी होनी चाहिए. तो 2 एस्पेक्ट है बच्चों यहाँ पर. एक तो जब आप वारंटी देते हो तो 2 चीज़ ध्यान रखना, या तो पूरे प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी, या तो प्रोडक्ट के कुछ सर्टन पार्ट्स पर वारंटी. दूसरा एस्पेक्ट क्या बोलता है? या तो मैं जो वारंटी दे रही हूँ वो सारे मार्केट में सेम रखूँ, सिमिलर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए मेरा वारंटी, या फिर अलग अलग मार्केट में मेरी वारंटी जो होगी वो कस्टमाइज होगी. कहीं किसी रीजन में मैंने दे दिया कि फुल प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी है, किसी रीजन पर मैंने दे दिया कि नहीं, सिर्फ सर्टन पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको वारंटी मिलेगी. तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरर. Then we have to take branding decisions. So they are one of the important aspect of product planning. Firms जो है must consider the essentials of branding while giving brand names and marks to their product. तो जब आप ब्रांड नेम डिसाइड करते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, जो ब्रांड नेम आप डिसाइड करोगे बस उसी से आप ज़िंदगी भर जाने जाओगे. तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर अपने ब्रांड का नाम डिसाइड करना होता है. ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस. ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो बहुत ईजी होना चाहिए. एंड शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल, हो सके उतना शॉर्ट, एंड रिलेवेंट टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए. लैंग्वेज इज़ वाइटल इन इंडियन मार्केट्स. हमारे इंडियन मार्केट्स में लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है भाई. हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है. In India, some marketers make a mistake of giving English names to products targeted to middle, lower and lower class of the society. In India, about 5% of the population knows English. हमारे कंट्री में सिर्फ 5% लोग ऐसे जिसको इंग्लिश आती है, सिर्फ 5. यानी कि 95 के हिसाब से अगर हम देखें बच्चों, तो क्या ये सही होगा कि इंग्लिश नेम देते हैं ऐसे ब्रांड्स को जिनकी टारगेट ऑडियंस मिडल, लोअर और लोअर क्लास है? हो सकता है इनमें से कुछ प्रतिशत इस 5% में आए, कुछ ना भी आए. यस, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मार्केटर्स यही करते हैं. अपने ब्रांड का नाम जो लो वो इस तरीके से रखो, आसानी से प्रोनाउंस किया जा सकता है. उसके साथ साथ शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल, छोटा हो, ज़्यादा बड़ा नाम भी ना हो, और उसी के साथ साथ इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको इस तरीके से उसका नाम रखो कि वो बिक भी जाए आपके नाम की वजह से. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आफ्टर सेल्स सर्विस. द मार्केटर शुड डिसाइड अबाउट आफ्टर सेल्स सर्विस डिसीजंस, स्पेशली इन केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तो आफ्टर सेल सर्विस हमको मिलती ही है. अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से आफ्टर सेल सर्विस देना चाहते हो. इंडस्ट्रियल आइटम्स जैसे कि मशीनरीज के ऊपर भी क्या मिलती है? आफ्टर सेल सर्विस मिलती है. इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग. एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है कि वो आफ्टर सेल सर्विस अच्छे से दे पाए. इसीलिए इंडिया में हम आफ्टर सेल सर्विसेज में लैक करते हैं. इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस इज़ वाइटल टू बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप. अब आफ्टर सेल सर्विस को आपको इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक आपका कस्टमर रिलेशनशिप बना रहे. Therefore, business firms should train their service force not only in terms of skills to maintain or repair the product but also to have a proper attitude towards the customer. अब आपने ट्रेन करना है तो सिर्फ इसलिए ट्रेन नहीं करना है कि भाई तुम्हारे अंदर एक स्किल होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को रिपेयर करना आना चाहिए. जैसे कि एसी है, एसी बनाने के लिए अगर कोई एक एम्प्लॉय चला गया, आफ्टर सेल सर्विस की जो सर्विसिंग देते हैं आप 1 ईयर की 2 ईयर की सर्विसेज जो फ्री देते हैं, उसमें अगर आपका एम्प्लॉय चला गया
लेकिन जाने के बाद काम तो उसे बड़ा अच्छा आता है, लेकिन कस्टमर्स की तरफ उसका एटीट्यूड सही नहीं था। ये चीज़, ये सॉफ्ट स्किल भी आपको अपने एम्प्लॉय को सिखाने की ज़रूरत होती है। देन कम्स माई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। जहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बच्चों, वहाँ पर आ जाता है हमारा प्लेस। Product planning also involves distribution decisions. Marketers should select the right distribution channel to reach the customers. प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में यहाँ पर आपको सही चैनल सेलेक्ट करना ज़रूरी है ताकि आपका प्रोडक्ट सही तरीके से आपके कस्टमर तक पहुँच सके। चॉइस ऑफ चैनल डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। अगेन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ कस्टमर्स, आपकी फर्म की फिलोसॉफी क्या है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है, और मार्केट एरिया कवरेज किस तरीके से है, यानी कितना मार्केट एरिया आप कवर करना चाहते हो। As far as possible, number of channel intermediaries must be less so as to provide better value to the customers. जितना पॉसिबल हो सके आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जितने भी आपके इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि होलसेलर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इनको आप कोशिश करें कि कम से कम रखें, ताकि अगर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है आपके कस्टमर्स के साथ में तो एक वैल्यू जनरेट करता है आपके कस्टमर के लिए, और वही ये सारे इंटरमीडियरीज बीच में से हट जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी अफेक्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस। Now, the next topic and the most favorite topic of mine of all time in marketing is my product life cycle, क्योंकि इसे हम अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक स्टेज से गुजरते हैं, सिमिलरली हर एक प्रोडक्ट एक स्टेज से गुजरता है। यहाँ पर प्रोडक्ट पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस या फिर फेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इसकी पूरी लाइफ टाइम में ये अलग अलग फेजेस से, अलग अलग स्टेजेस से गुजरेगा। क्या है वो स्टेजेस, पहले तो हम इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये वो 4 स्टेज है जहाँ पर ये रेवेन्यू जनरेट करता है। कौन? प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। जब हम बात करते हैं यहाँ सबसे फर्स्ट स्टेज की, तो ये जो फर्स्ट स्टेज है बच्चों, दैट गोज टू योर इंट्रोडक्शन स्टेज। जब हम बात करते हैं इस सेकेंड स्टेज की, तो ये होता है हमारे प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज तक पहुँचा है। जब हम बात करते हैं इस थर्ड स्टेज की, तो ये पहुँचता है हमारे मैच्योरिटी तक। और फिर फाइनली हमारा जो फोर्थ स्टेज है वो आता है हमारा डिक्लाइन स्टेज, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो डूब रहा है। यहाँ पर हम पैदा हुए हैं, यहाँ पर हम पले बड़े हैं, ग्रोन, यहाँ पर हम मैच्योर होते हैं, और यहाँ पर बुढ़ापा हमें आ ही जाता है। तो जिस तरीके से इंसान की ज़िंदगी का दौर होता है, एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। अब क्योंकि हम इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए ये हमेशा से मार्केटिंग में मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। नाउ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज की जब हम बात करते हैं, व्हेन अ कंपनी जनरेट्स अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, कंपनी को एक नए प्रोडक्ट को बनाने का आइडिया आता है। अब ये प्रोडक्ट आइडिया को रिसर्च किया जाता है, डेवलप किया जाता है, R&D करते हैं इसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टडी करते हैं, डिटेल में एनालाइज करते हैं, बाद में जाके एक प्रोडक्ट हमारे सामने तैयार होता है जिसको हम बुलाते हैं न्यू प्रोडक्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हम करते हैं, इसके फीचर्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, R&D, प्रोडक्ट को टेस्ट और ट्रायल भी करते हैं, पब्लिसिटी भी की जाती है ताकि इसकी अवेयरनेस हम क्रिएट करें। अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज की, जहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज में बिगिंस व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी मार्केट। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है, यानी कि अभी अभी ये लॉन्च हुआ है हमारे मार्केट में, हमने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। यस और नो? प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, तो लॉन्च करने के लिए उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन स्टेज में। इसके फीचर्स क्या है? जनरली लो और मॉडरेट सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसा है उसके बेसिस पर इसका सेल्स क्या होता है बच्चों, उसके बेसिस पर इसका सेल्स लो या फिर मॉडरेट होगा। लो या फिर क्या होता है? मॉडरेट होता है। कम सेल्स भी हो सकता है या फिर एवरेज भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है किस तरीके का प्रोडक्ट है। कंपनी में इंट्रोड्यूस लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज। अब क्योंकि हमने शुरुआत की है तो हम एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज ऑफर नहीं करेंगे, हम लिमिटेड रेंज ऑफर करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की। कंपनी में मेक लो प्रॉफिट, यहाँ पर हम कम प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा भी नहीं कमाएंगे। कई बार हमको लॉस भी होगा बिकॉज ऑफ हाई ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अभी अभी तो इंट्रोड्यूस किया है अपने प्रोडक्ट को, खर्चा ज़्यादा है हमारे पास, तो हमारा कम प्रॉफिट होगा या फिर हम कई बार लॉस में भी जा सकते हैं जब हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है। कंपनी नीड्स टू इनकर हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजिंग टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेल्स प्रमोशन टू इंड्यूस बायर्स। अब हमको प्रमोशन पे ज़्यादा खर्चा करना होता है क्योंकि हमको क्या करना है, एडवर्टाइजिंग के जरिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और उसी के साथ साथ हम बायर्स को इंड्यूस, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कैसे? सेल्स प्रमोशन करके। जैसे हमने फ्री सैम्पल्स दे दिया,
हमने बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर रख दिया, हमने ट्रायल्स के लिए दे दिया, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट के ऊपर हमारा खर्चा जो है बच्चों वो बढ़ जाता है। नाउ जनरली पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट की जाती है। कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? पेनिट्रेशन इज अडॉप्टेड स्पेशली व्हेन द प्रोडक्ट लॉन्च्ड इज मोर और सिमिलर टू एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स ब्रांड। अगर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर ब्रांड है वो, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी यूज़ की जाएगी, यानी कि जब मार्केट में हम एंटर होते हैं तो हमारा जो खर्चा होता है वो क्या होता है? कम होता है। यानी हम जो प्राइस सेट करते हैं वो क्या करते हैं? कम सेट करते हैं। हम दुनिया में आए हैं तो हमारी भर्ती सरकारी हॉस्पिटल में हुई है, हम जो लॉन्च हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ की फ़ीस जो होती है वो कम होती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज। उसी तरीके से प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वाला स्टेज होता है। जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, द कंपनी में अडॉप्ट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन केस ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट कोई बहुत ही इनोवेटिव है, कोई बहुत ही नया है, कोई बहुत ही मन्नत से आया हुआ है इस दुनिया में, तो उसका प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पैसा भी ज़्यादा होता है। ओके, मार्केट एरिया कवरेज में बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जोन और एरिया। मार्केट एरिया कवरेज जो है वो क्या होगा? मार्केट एरिया कवरेज लिमिटेड होगा टू अ पर्टिकुलर जोन और एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में ही हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने सिर्फ इसको लॉन्च किया है ना। द सेकेंड स्टेज दैट वी कम अक्रॉस इज ग्रोथ स्टेज। ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, कंपनी में ऑल्सो इंक्रीज इट्स प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर। अब ग्रोथ स्टेज में डिमांड जो है वो बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। ग्रोथ स्टेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम मार्केट शेयर और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ाना चाहते हैं। इसके फीचर्स क्या है? यहाँ पर हमारा सेल्स बढ़ता है, सेल्स बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमने और प्रोडक्ट रेंज और मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करना क्या किया है? शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अभी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हम इन्फेंट स्टेज से टॉडलर स्टेज में आ रहे हैं। हमारे पीछे खर्चा जो है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। हमारी पढ़ाई का खर्चा, स्कूल का खर्चा, अदर इम्पॉर्टेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ का खर्चा, तो वो सब बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर सब कुछ क्या होगा? हमारा सेल्स बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ेगा। एक्सपांशन इन डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, अब तक हम इंट्रोडक्शन में लिमिटेड मार्केट एरिया में सर्व करते थे, अब डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज को हम बढ़ा देंगे। चेंजेस इन प्राइसिंग डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। प्राइस भी चेंज हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर हम अग्रेसिव प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि हम ग्रोथ की तरफ है। सेल्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए, प्रमोशन भी आपका अग्रेसिव होना चाहिए। यहाँ से बढ़कर हम आए हैं मैच्योरिटी स्टेज की तरफ, जहाँ पर हमको अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करना है। क्या करना है कि भैया ये मेरा मार्केट शेयर है, मैं कॉम्पिटिटर के पास जाने नहीं दे सकती हूँ। प्रॉफिट कर रही हूँ, सेल्स कमा रही हूँ, मार्केट शेयर मेरा बड़ा है, मैं नहीं चाहती मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे ये छीन ले। तो यहाँ पर हम बच्चों अपना मार्केट शेयर क्या करना चाहते हैं? डिफेंड करना चाहते हैं, जिसके लिए सेल्स रिमेन मोर और लेस स्टैग्नेंट। जहाँ पर ग्रोथ स्टेज में ऑलरेडी हमने सेल्स को बढ़ता हुआ देखा, प्रॉफिट को बढ़ता हुआ देखा, रेवेन्यूज़ को बढ़ता हुआ देखा, तो सेल्स जो है ऊपर नीचे हमारा होते रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा, यानी कि बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। प्रॉफिट्स जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा मार्केटिंग पे एम्फोसिस किया है कि हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मार्केट शेयर हम डिफेंड करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट शेयर घट रहा है। रिटेंटिव एडवर्टाइजिंग टू रिमाइंड कस्टमर्स, बार बार एड्स इसलिए भी देते ताकि कस्टमर्स हमारे ब्रांड को याद रखे। फर्म में हैव टू फेस इंटेंस कंपटीशन इन दी मार्केट। अब यहाँ पर हमको बहुत ही स्टिफ कंपटीशन जो है वो मार्केट में फेस करना ही पड़ता है। When a product comes to the decline stage. In the decline stage, sales decline due to lower demand from customers. अब यहाँ पर सेल्स जो है हमारा कम होता है क्योंकि कस्टमर्स की तरफ से डिमांड कम हो गई। मार्केटर में रीपोजिशन द प्रोडक्ट और मॉडिफाई द प्रोडक्ट और इवन टेक अ डिसीजन टू ड्रॉप द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ पर मार्केटर या तो रीपोजिशन कर सकता है अपने मार्केट को, प्रोडक्ट को अलग तरीके से उस मार्केट में, या तो प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर ले, या तो फिर डिसीजन ले ले कि इसको प्रोडक्ट मिक्स से मुझे क्या करना है? ड्रॉप करना है, इस प्रोडक्ट को बंद ही कर देना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कट डाउन द कॉस्ट, रिड्यूस द लॉसेस। हम यहाँ पर लॉसेस को खत्म करना चाहते हैं, कॉस्ट को कट करना चाहते हैं।
तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हमारा सेल्स घटता है, हमारा प्रॉफिट घट रहा है, हम जो है वो लॉसेस से सफ़र कर रहे हैं। विड्रॉवल और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दो तरीका है, या तो प्रोडक्ट को विड्रॉ कर ले या तो प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके फिर से रिपोजिशन करें। प्रमोशनल एक्सपेंडिचर के अंदर क्योंकि हम खर्चा कम करना चाहते हैं इसीलिए हम प्रमोशंस भी कम कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज को हम रिड्यूस कर देते हैं। क्यों, कब करते हैं, जब हम मार्केट से उस प्रोडक्ट को विड्रॉ करना चाहते हैं। जब हमारा मार्केट शेयर ही घट चुका है तो हमारा लॉस हो रहा है, तो उस लॉस के साथ उस प्रोडक्ट को लेकर नहीं चल सकते हैं, इसलिए हम उस प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इंटायर क्रक्स दैट वी हैव अंडरस्टूड। नाउ मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस। ओके, नाउ दिस इज अ टॉपिक विच वी विल डू डेफिनेटली इन डिटेल, क्योंकि पहले आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बच्चों डिटेल में समझना ज़रूरी है, जो मैंने आज के इस लेक्चर में कवर किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।